तो हेलो एट क्लास के सभी विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर को करने वाले हैं। मॉडल पेपर को जो कि 2023-24 में पूछा गया था और आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी से ही रिलेटेड आएगा और लगभग 50% तो इसी से ही आएगा, इसी से रिलेटेड ही आएगा और हो सकता है इसी से आएगा। इसीलिए मैंने 2025 का नहीं किया क्योंकि 2025 और 24 दोनों बहुत पास पास है तो आने का चांसेस कम है, तो इसीलिए मैंने 2023-24 का कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइंस विषय का हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो क्या है, पहला सवाल क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो उत्तक कहते हैं, इसे उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो एक नंबर का सी आंसर राइट हो जाएगा। दो नंबर का सवाल को देंगे, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। एक कोशिकीय जीव अमीबा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तीन नंबर सवाल को देखते हैं, सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। सजीव के शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक सजीव कोशिका। तीन का ए हो जाएगा, तीन का ए कोशिका। सजीव के शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। तो चार नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, नहीं ज़्यादा बड़ा हो रहा, ठीक है। चार नंबर सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन अधातु नहीं कौन सही और निम्न में से कौन अधातु और निम्न में से अधातु कौन सी है। अधातु सल्फर को देखे तो ये हमारा धातु है। कार्बन एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो इनमें से ओह सॉरी अगर इनमें से हम देखें तो ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, मतलब गैस है लेकिन धातु तो नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। पाँच नंबर सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँच का। ओ डी डी दे दिया आंसर। अच्छा, पटाखों में हो सकता है, पटाखों में सर इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो पटाखों में भी उपयोग किया जाता है। अगर हम मछली मारने वाला बम को देखें तो उसमें कुछ धातुओं का भी उपयोग किया होता है। तो इसका राइट आंसर इसलिए डी हो जाएगा। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक, ग्रेफाइट है इसका चे का सी राइट आंसर हो जाएगा। सात नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग स्पीड में करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो आप लोग एक बार भी अगर देखते हैं वीडियो को तो आपका दिमाग में चढ़ जाता है, तो आपको मतलब क्वेश्चन देख के वहाँ पे समझ जाता है कि हाँ ये मैंने कुछ देखा था। तो सात नंबर सवाल है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए तो नमक का भी, हाँ ये भी, और खाद्य तेल का भी, चीनी का भी, इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होता है। लेग्यूम पौधों में जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु। विद्युत द्वारा 10 नंबर सवाल है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन में। 11 नंबर है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक यानी कि इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। तो 11 नंबर का अशुद्ध जल में विद्युत का
चालन नहीं होगा। नल के पानी में भी होगा, नींबू का रस में भी, सिरका में भी, लेकिन अशुद्ध जल में इसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सभी। धातुओं का निष्कासन में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? अलैंगिक यानी कि इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होगी। तो मुकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सी इसका राइट आंसर। 13 का ए कायांतरण, निषेचन, गर्भाधारण। अरे सही सही रहेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं फिर से। हमारा सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल को देखते चलिए। भारे निषेचन किस में होता है? भारे निषेचन, भारे निषेचन होता है हमारा सभी में, मछली में भी, स्टार फिश में भी, मेंढक में भी। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो 15 नंबर का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो इसका राइट आंसर है घर्षण। घर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखते हैं। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो 18 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय बल। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो 19 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, उष्मा और प्रकाश दोनों। 20 नंबर सवाल को देखते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 21 नंबर को 20 नंबर को देख रहे हैं तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन के लिए ऑक्सीजन भी आवश्यक है। दहनशील पदार्थ, हाँ, ज्वलन ताप, हाँ, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो इसे कहते हैं किशोर अवस्था। हाँ, किशोर अवस्था में क्या होता है? दाढ़ी मूछें आने लगती है लड़कों में, और लड़कियों में भी परिवर्तन होने लगता है। गर्भाशय का निर्माण होता है लड़कियों में। तो 23 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 22 नंबर हो गया ना, हो गया। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो 23 नंबर का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एड्रीनलिन। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए माता पिता दोनों, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का ओ सॉरी सॉरी गलत कर दिए, दोनों नहीं होगा। क्यों माता में तो एक्स और एक्स होता है और पिता में एक्स वाई होता है। तो वाई को या वाई से हम लोग निर्धारण निर्धारित करते हैं कि क्या लड़का होगा कि लड़की होगा, तो पिता से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। तो हम लोग 25 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि अपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? कितना होगा? आप लोग जानते हैं कि अपतन कोण इस तरह से, ये है अभिलंब, ये अपतन कोण, ये परावर्तन क्या होता है? अपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो 30 डिग्री अपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से
आभासी, ये भी सही है, हाँ आभासी है। 24 नंबर का ए। 27 को देखते हो, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो क्या है इसका ए, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखते हैं, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसका थ्रेसिंग कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 29 नंबर का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 14% से कम। 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल को देखते हैं, किसी जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसानों का मित्र? तो केचुआ हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, क्योंकि केचुआ क्या करता है कि जमीन के नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आता है, और ये जमीन का पूरा तरह क्या करता है, खोखला कर देता है, जिससे अंदर तक नाइट्रोजन गैस ज- अंदर तक नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, भर जाता है। इससे उपजाऊ शक्ति बढ़ जाता है, इसलिए इसे किसानों का यानी कि मनुष्य का मित्र भी कहा जाता है। तो 31 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं आगे। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 31 नंबर का बी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक चंद्रमा, ये तो नहीं, हम लोग नहीं बनाए, मनुष्य ने नहीं बनाया चंद्रमा को। तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्या है, एक सैटेलाइट है जो कि मनुष्य ने बनाया है। और ये इसमें इनमें से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? लेकिन नहीं है तो नहीं पूछे, तो हम लोग भी गलत कर दिए। यानी कि सूर्य होगा, चंद्रमा भी होगा, ध्रुव तारा भी होगा। इसमें मतलब क्वेश्चन ही गलत कर दिए, इसमें नहीं होना चाहिए, बोल प्राकृतिक उपग्रह नहीं होना चाहिए, तो इसे आप समझ लेना। नहीं तो अगर प्राकृतिक उपग्रह को मानेंगे तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? 33 नंबर का पूछ रहा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो 33 नंबर का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, 32 नंबर का थोड़ा सा गलत कर दिया हम। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह 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 पहुंच रहे हैं, मतलब कि जो किसी चीज़ के चारों ओर घूमता है? तो सूर्य किसी के चारों ओर तो नहीं घूमता है, वो तो स्थिर रहता है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये उपग्रह है। ध्रुव तारा भी नहीं, और आर्यभट्ट भी क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये क्या है, मानव निर्मित उपग्रह है, यानी कि कृत्रिम उपग्रह है। लेकिन चंद्रमा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक उपग्रह है, तो चंद्रमा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी मतलब दिमाग स्पीड में ना काम नहीं करते कभी कभी, तो फिर भी राइट कर दिए हम लोग। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सी बृहस्पति हो जाएगा। यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह है मतलब सबसे ज़्यादा द्रव्यमान भी होगा। तो 34 नंबर सवाल को देखते हैं, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध करती है? तो 34 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर का डी, आरोपित बल का विरोध करती है, आरोपित बल का विरोध करती है घर्षण। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण निर्भर करता है 35 का सी इसका राइट आंसर दोनों पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर। 36 नंबर सवाल है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? घर्षण बढ़ाने का तरीका, बल बेरिंग द्वारा पर रुकड़ा कर, सतह को रुकड़ा कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, इनमें से कौन
संश्लेषित रेखा और रेशा है। संश्लेषित रेशा 37 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। संश्लेषित रेशा जिसे मतलब मानव बनाता है, प्रकृति से प्राप्त नहीं होता। सूती सूती हम ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। रेशम ये सब भी भेड़ ऊँट वगैरह से, पहाड़ी पहाड़ी याक ये सब से प्राप्त होता है। तो ये क्या है, प्रकृति से प्राप्त होता है, हम लोग नहीं बनाते हैं। तो इसमें नायलॉन जो कि हम लोग बनाते हैं, मतलब मनुष्य बनाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन 4 आर में नहीं है? निम्न में से कौन 4 आर में नहीं है? तो 38 नंबर का हो जाएगा डी। डी थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। रिमूव 4 आर में नहीं है, क्या है? रिमूव। हाँ, 39 नंबर सवाल है। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन ये कभी जलता नहीं है। आप लोग नायलॉन यानी किस तरह का है? एक प्लास्टिक तरीका सा है, मतलब प्लास्टिक जैसा ही कुछ रस्सी होता है नायलॉन का। मतलब रस्सी नहीं, बहुत सारा कपड़ा सब ये सब भी बनता है। तो नायलॉन क्या होता है, पिघल जाता है परंतु ये जलता नहीं, पूरी तरह राख नहीं बन जाता है। 40 नंबर सवाल है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक है, ये तो आसान सवाल है, हार्ट टच। ये तो जानना ही जानना है ये, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हार्ट टच हो जाएगा। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो ध्वनि संचालित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में, गैस में। तो इनमें सभी हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दिख नहीं रहा होगा। ठोस, द्रव, गैस, इनमें में मतलब सभी में। तो चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी अवशेषित वस्तु से अवयव को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भू संपर्करण। भू संपर्करण। भूकंप की शक्ति के परिणाम कौन कैसे को भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जो भूकंप की शक्ति को मापता है। 45 नंबर सवाल को देखते हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव होते 2 प्रकार के ना। अवयव 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? तो ऋण अवयव एक होता है, माइनस एक होता है प्लस। यानी कि एक होता है ऋण अवयव और दूसरा होता है धन अवयव। तो 46 नंबर सवाल को देखते हैं। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसे धुआं या क्या? 46 का धुआं नहीं, एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसोल। धुआं नहीं होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत है? ये तो इतना इजी सवाल है, और ये आपको मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मतलब ये इसका सवाल तो आप लोग याद करना ही पड़ेगा। इतना इजी सवाल जो कि हर कोई याद भी कर सकता। ये तो बहुत इजी सवाल है, और इसे तो हर कोई जानता है, और इसे ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो क्या इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का बी। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन सॉरी वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण वन रोपण। काला सोना किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार पूछता है, और ये 9 क्लास में नहीं, 10 क्लास में भी ये सब है। तो आगे भी काम आएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। कोयला कोयला भी, लेकिन आजकल मतलब अभी बदल गया है। पहले
पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। तो ज़्यादातर आप लोग अगर दोनों आएगा तो आप लोग पेट्रोलियम कर लीजिएगा, पेट्रोलियम आप लोग सही आंसर कर लीजिएगा। और अगर पेट्रोलियम नहीं दिया रहेगा तो कोयला, क्योंकि कोयला भी काला सोना कहा जाता है। तो 50 नंबर सवाल हम लोग पहुँच गए हैं और आज का ये लास्ट सवाल होने वाला है। आज का लास्ट सवाल होने वाला है। 50 नंबर सवाल है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये तो बहुत ईजी सवाल है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है बोला है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जल, जल क्या है? ये तो हम मानव तो नहीं बनाते, ये प्रकृति से ही प्राप्त होता है। हवा, ये भी प्रकृति ने बनाया है। सूर्य का प्रकाश, ये भी प्रकृति ने बनाया। कपड़ा, लेकिन कपड़ा क्या है? मनुष्य ने बनाया, जो कि ये प्रकृति संसाधन नहीं है, क्योंकि ये मानव ने बनाया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है आज का पूरा 50 क्वेश्चन को कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो वेल डन, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और लाभदायक ज़रूर होगा लाभदायक। तो क्योंकि 2024 का ज़्यादातर 50% तो आएगा ही आएगा इसी से। तो हम लोग बिना देरी के वीडियो को ऑन करते हैं और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।